शैटिका जो है ना वो डिस्क बल्ज की वजह से होता है। L4 L5 वाले मोहरे के बीच वाली नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है। ये नस दब रही होती है तो इसका जो दर्द है तो वो भी इसी तरह पीछे पीछे से ही नीचे उतरता है। मसल स्टिफ हो जाते हैं ना तो वो खींच कर उस कर्व को ख़त्म कर देते हैं जो कि नेचुरली लंबर रीजन में होता है। कर्व था ये ख़त्म हो जाता है, हड्डी सीधी हो जाती है और जब वो सीधी हो जाती है तो ये सारे मोहरे आपस में करीब करीब हो जाते हैं। वो डिस्क बल्ज की वजह से दबी है तो दर्द जो है ना वो हल्का हल्का सा होगा, शदीद पेन भी होगा, पाँव सुन भी हो जाएगा, हो सकता है पूरी टांग बिल्कुल सुन हो जाए, हो सकता है पेशेंट को फील ही ना हो कि मेरी कोई टांग भी है। शुरू के स्टेजेस के अंदर हिजामा से भी फ़ायदा होता है, अगर ये एडवांस हो जाए तो फिर नहीं आता। डिस्क जो है ना वो हर्निएटेड है, वो बल्जिंग डिस्क नहीं है। हड्डी एक जिंदा टिश्यू। ऑस्टियोफाइट क्या होते हैं? ये हड्डी की नोकें होती हैं, इसको बोन स्पर भी बोलते हैं। डीजनरेशन का मसला है, ऑस्टियोफाइट्स का मसला है तो उसका हिजामा करें ताकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो। हिजामा से सबसे पहले मसल्स की ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है, उससे वो मसल्स रिलैक्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन पे वापस आना शुरू होते हैं, उनमें लचक बहाल होती है। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये काफ़ी अरसे के बाद आज हमने फिर से एक सिलसिला शुरू किया है मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज का, एक कॉम्बिनेशन थेरेपी के ज़रिए से एक तरीक़ा इलाज जो वैसे भी लोग करते हैं इस्तेमाल। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम हिजामा कर रहे होते हैं लेकिन उससे वो बीमारी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो रही होती तो हम बाज़ औक़ात उसमें हर्बल कोई मेडिसिन्स देते हैं या हम पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं किसी प्रैक्टिशनर को, या कभी कभार वो इशू ऐसा होता है कि जिसमें फ़िज़ियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम किसी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को जो है वो रिकमेंड कर देते हैं या एक्यूपंक्चरिस्ट को, या बाज़ औक़ात जो है वो कायरोप्रैक्टर भी जो है वो हमारे साथ साथ जो हम जिस तरह की चीज़ों को ट्रीट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इन सब का रोल कभी कभार बनता है। मतलब कभी उसमें कायरोप्रैक्टिक जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो जाता है, कभी जो है ना फ़िज़ियोथेरेपी, कभी एक्यूपंक्चर और कभी हिजामा। ज़्यादातर केसेस में तो हिजामा से अल्हम्दुलिल्लाह शैटिका के अंदर बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। बहुत सारे केसेस हमने भी डील किए हैं, हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स, आप लोग भी जो कर रहे हैं पहले से उन्होंने भी यकीनन किए होंगे। तो हिजामा तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीक़ा इलाज हमारे पास है ही, लेकिन जब बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हम पेशेंट्स को जो है वो बहुत ही हल्की फुल्की सी कोई उसकी एडजस्टमेंट होनी होती है, कोई उसको एक्सरसाइज करवानी होती है, या उसके बाज़ औक़ात एक्यूपंक्चर के जो पॉइंट्स हैं वो भी तकरीबन सिमिलर पॉइंट्स ही होते हैं जहाँ पर हम हिजामा कर रहे होते हैं, तो वो अगर लगाने हों और अगर उसकी टेक्निक हम सीख लें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम साथ साथ कवर कर सकते हैं। या अगर हम खुद ना भी करें और हम किसी फिज़ियोथेरेपिस्ट को भी रेफ़र कर रहे हों किसी केस में, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन सा केस ऐसा है कि जिसमें फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है और वो हम खुद नहीं कर सकते, वो कोई फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ही करेगा, तो हमें उसका एक अच्छे तरीके से आइडिया होगा। इस मकसद के लिए हमने आज की जो वर्कशॉप है तो इसके अंदर डॉक्टर जुनैद को भी अपने साथ ज़हमत दी है। डॉक्टर जुनैद तकरीबन 17 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं फ़िज़ियोथेरेपी की भी और एक्यूपंक्चर की भी, ये बाकायदा यानी इसका इन्होंने कोर्स किया हुआ है जो कि बहुत पहले 95 में किया, 94, और जो बाकायदा यानी इसकी रिकग्नाइज बॉडी है वहाँ से इन्होंने जो है वो ये कोर्स इसका किया था डिटेल्ड। तो ये इस हवाले से इंशाल्लाह हमें आगाह करेंगे जो फ़िज़ियोथेरेपी और एक्यूपंक्चर वाला एस्पेक्ट है। बाकी जो हिजामा का है वो मैं इंशाल्लाह यहाँ पर डिस्कस करूँगा। जो हिजामा के ज़रिए से हम जैसे इन चीज़ों को ट्रीट कर रहे होते हैं तो वो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा शैटिका के हवाले से हम देख लेते हैं कि शैटिका में जो प्रॉब्लम है वो क्या होती है और हम किस कंडीशन को शैटिका कहते हैं। नॉर्मली शैटिका जो है ना वो डिस्क बल्ज की वजह से होता है। अच्छा, ये डिस्क बल्ज क्या होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे हैं, जैसा कि आपको इधर सामने स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं, हर दो मोहरों के बीच में एक डिस्क है। अच्छा, ये जो मोहरे हैं ये तो हड्डी है, सही है, लेकिन ये जो डिस्क है ना ये हड्डी नहीं है और ये फ़ाइबर की बनी हुई डिस्क होती है जिसका आउटर शेल हार्ड फाइबर का होता है और अंदर उसके जेल फिल्ड होता है। और इसका मकसद क्या होता है? शॉक्स को एब्जॉर्ब करना और दो मोहरों के दरमियान के फ़ासले को बरकरार रखना, क्योंकि हर दो मोहरों के दरमियान में से नसें निकल रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से जो कि नीचे जाती हैं, और वो फिर जैसे अगर हम लंबर रीजन की बात कर रहे हैं तो L1 से लेकर L2 से भी जो है वो नर्व्स निकलती हैं और उसके बाद फिर ये नीचे जाकर एक जगह पर एक गुच्छा बनाती हैं जिसको हम जो है वो लंबर प्लेक्सस कहते हैं। और लंबर प्लेक्सस जो है ना ये तकरीबन टेल बोन के करीब बनता है। फिर उसके बाद वहाँ से नर्व जो है वो पिरिफॉर्मिस मसल के अंदर से होती हुई दोनों तरफ टांगों में नीचे उतरती हैं। कुछ जो है वो पीछे की तरफ से जा रही हैं, कुछ साइड से जा रही हैं। और जो L4 L5 वाली नर्व है, मिसाल के तौर पे जो सबसे कॉमन केस शैटिका के अंदर आता है कि L4 L5 वाले मोहरे के बीच वाली नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है, तो वो नर्व जो है ना वो बिल्कुल पीछे से नीचे उतर रही है। यानी वो जो लोअर बैक के ऊपर आप देखते हैं दो तरफ गड्ढे से होते हैं,
जो बिल्कुल लोअर बैक के ऊपर हिप से ज़रा सा ऊपर होते हैं, 2 गड्ढे से नज़र आते हैं हमें, वो असल में क्या चीज़ होती है, वो सैक्रोइलिएक जॉइंट होता है, वो SI जॉइंट। तो वो जो जॉइंट है तकरीबन समझ लें कि नर्व्स निकलकर सेंटर से निकल के पहले साइड में जाती हैं और फिर साइड से नीचे उतरती हैं, और नीचे जो है ना वो फिर हिप बोन के जो हिप जॉइंट है उसके उस सामने से गुजरती हैं। वहाँ पर एक मसल होता है पिरिफॉर्मिस मसल, उसके बीच में से ये नर्व जो है वो नीचे उतरती है और उसके बाद पीछे वाले हिस्से से थाई के पीछे, घुटने के पीछे, पिंडली के पीछे से होती हुई बिल्कुल आपके पंजे तक जाती है, मतलब एड़ी तक जाती है, फिर उसके बाद पंजे तक आती है। और अगर ये नस दब रही होती है तो इसका जो दर्द है तो वो भी इसी तरह पीछे पीछे से ही नीचे उतरता है, यानी वो कमर में होगा दर्द और उसके बाद नीचे हिप पे आएगा, फिर नीचे थाइस की बैक पे होगा, घुटने की बैक साइड पे पेशेंट को पेन हो रहा होगा, काफ मसल्स में होगा, और उसके बाद नीचे जाकर अलबत्ता क्या होता है कि वो पेन उसको अंगूठे में फ़ील होता है, या वो पेन जो है वो अगर उसकी वजह से उसका पैर सुन होता है तो पैर का अंगूठा जो है ना वो सुन होता है, या पैर के नीचे वाला जो पंजे के नीचे का हिस्सा है वो सुन हो रहा होता है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये L4 L5 के ऊपर नस दब रही है। फिर इसी तरह L4 L5 से अगर जो नीचे वाला जो मोहरा है अगर वहाँ पर नस दब रही हो तो वो L5S1 कहलाता है, यानी लंबर का 5वां मोहरा और सैक्रल का पहला L5S1। उसके बीच वाली जो डिस्क है अगर उसके बल्ज आउट होने की वजह से मसला हुआ है तो क्या होता है कि नस जो दबती है तो उसका दर्द हिप जॉइंट पे भी आता है, उसके बाद लेकिन उसका दर्द साइड पे आता है, पीछे नहीं आता है, उसका दर्द आता है साइड पे या सामने, कभी कभी सामने भी आता है, ज़्यादातर साइड से जाता है, साइड से जाता है। और फिर ख़ास तौर पे जो पिंडली की साइड है वहाँ पे से ज़रूर इसका दर्द जो है वो गुजरता है, यानी घुटने से थोड़ा नीचे पिंडली की साइड के ऊपर इसका दर्द फील होता है। वहाँ पर अगर आप हाथ रख के उंगली रख के टच करेंगे तो वहाँ पर आपको एक रग भी जो है वो महसूस होगी अपने हाथ से, और इसी तरह वो साइड से टखने तक जाता है नीचे, और फिर वो छोटी उंगली की तरफ जाता है, यानी ये जो L4 L5 का पेन था ये अंगूठे की तरफ जाता है, और जो L5S1 का पेन है वो छोटी उंगली की तरफ जाता है। तो इससे, और सुन भी अगर होती है तो छोटी उंगली सुन होती है, तो इससे हम ये समझ लेते हैं कि ये जो दर्द आ रहा है ये इसको L5S1 के ऊपर नर्व के दबने की वजह से आ रहा है। तो अच्छा, अब यहाँ पर जो नस दब रही है वो दब क्यों रही है, किस वजह से दब रही है, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक जो उसकी कॉमन वजह होती है वो यहाँ पर आप देखें तो ये सबसे ऊपर आपको नॉर्मल डिस्क नज़र आ रही है जो कि अपनी मार्जिन्स के अंदर है, यानी जो मोहरा है उसके अंदर ही है ये। अच्छा, इसके बाद नीचे आएँ और ये पूरी सॉलिड भी नज़र आ रही है हमें। फिर इसके नीचे देखें डीजेनरेटिव डिस्क। डीजेनरेशन का मतलब क्या होता है, टूट फूट, यानी कि उसके अंदर टूट फूट का अमल अगर शुरू हो जाए और वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाए, अपने पार्टिकल्स के अंदर ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं डीजेनरेटिव डिस्क। वो डिस्क जो कि डीजेनरेट हो रही है, यानी कि घुल रही है, या कि गल रही है, घुल रही है, टूट फूट का शिकार हो रही है, उसको हम कहते हैं डीजेनरेटिव डिस्क। तो वो इस तरह से उसके अंदर देखें आपको ये होल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये मतलब टूट फूट का अमल इसके अंदर शुरू हो चुका है। अच्छा, इससे नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको जो डिस्क नज़र आ रही है वो आप देखें कि ये अंदर वाली साइड से इसमें ये जो मार्जिन है ये इसके अंदर तक थोड़ी सी अंदर को निकल आई है, ये एक तरह से जैसे कहते हैं इसका पेट निकल गया बाहर। तो ये जो बाहर को निकला हुआ हिस्सा है ये क्यों निकलता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब ये लोअर बैक के जो मसल्स हैं जब वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। अच्छा, वो स्टिफ कब हो जाते हैं, अगर आप गलत एंगल के ऊपर झुककर ज़्यादा देर तक बैठते हैं, या आपने कोई वज़न भारी उठा लिया है और आपके मसल्स के ऊपर सबसे पहला लोड हमारे मसल्स पे आता है। सबसे पहला काम मसल्स का होता है कि वो उस लोड को बर्दाश्त करें। अच्छा, जब मसल्स उस लोड को नहीं बर्दाश्त कर पाते, आपने रोज़ाना एक ही एंगल पर आप बैठते हैं, रोज़ाना आप आगे झुक के बैठे हुए होते हैं और 5-5, 6-6, 8-8 घंटे आप बैठे हुए होते हैं, तो बिलाखिर वो मसल्स उस लोड को बर्दाश्त करते करते वो अपनी लिमिट पे आ जाते हैं, और फिर वो उसके बाद क्या होता है कि वो स्टिफ हो जाते हैं। जब तक मसल्स सही होते हैं उनमें लचक होती है, और जब मसल्स की जान निकल जाती है तो फिर वो स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और वो अकड़ जाते हैं। फिर वो अपना लोड जो है ना उसको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वो लोड ट्रांसफ़र कहाँ होता है, वो होता है इसी रीढ़ की हड्डी के ऊपर और इस डिस्क के ऊपर। वो कैसे हो जाता है कि जब मसल स्टिफ हो जाते हैं ना तो वो खींच कर उस कर्व को ख़त्म कर देते हैं जो कि नेचुरली लंबर रीजन में होता है। लंबर रीजन में आगे की तरफ को कर्व होता है, लंबर में भी आगे होता है और सर्वाइकल में भी आगे होता है, थोरेसिक में पीछे होता है और सैक्रल रीजन में भी पीछे होता है। हमारे 4 कर्व्स होते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी में होते हैं, 2 आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं, जो कि पैदाइश के बाद से बनना शुरू होते हैं। जब बच्चा बैठना शुरू होता है तो उसका जो है ना वो सैक्रल वाला कर्व बन चुका होता है। जब गर्दन ठहरती है तो उसका सर्वाइकल वाला कर्व भी बन चुका होता है, तो वो गर्दन सीधी कर सकता है, गर्दन सीधी कर सकता है, बैठ सकता है, फिर वो खड़ा हो सकता है। जब वो खड़ा होने लगता है तो उसका मतलब होता है कि अब उसका जो सैक्रल वाला कर्व है
तो वो भी बन गया और अब उसका बैलेंस मेंटेन हो जाता है और वो एक कर्व पीछे और एक कर्व आगे की तरफ, इस तरह से वो अपने यानी कि उसका वेट जो है वो सारा बॉडी का वो यहाँ पर मुंतकिल हो जाता है उसके पेल्विक गर्डल के ऊपर। तो ये यानी कि आप समझ लें कि अगर ये नेचुरल है, यानी कि नेचुरल क्या चीज़ है कि आपका जो लंबर का कर्व है वो आगे की तरफ होगा। अब उसमें क्या होता है, मोहरे जो है ना उनको थोड़ा सा स्पेस मिला हुआ होता है, जो वो ऐसे आ रहे होते हैं ना आगे की तरफ, तो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होता है, वो खुले हुए होते हैं। अच्छा, जब ये मसल स्टिफ होकर उसको खींच देते हैं ना, तो ये जो कर्व था ये ख़त्म हो जाता है, हड्डी सीधी हो जाती है। और जब वो सीधी हो जाती है तो ये सारे मोहरे आपस में करीब करीब हो जाते हैं और ये डिस्क के ऊपर दबाव डालते हैं। ये जो हर दो मोहरों के बीच में डिस्क है वो दबने लगती है, वो दब कर थोड़ी सी पिचक जाती है और वो फैल जाती है आगे की तरफ को, और फिर वो ऐसे, या तो सबसे पहला स्टेप होता है कि वो ऐसे बाहर निकलती है। इसको हम बोलते हैं डिस्क बल्ज। बल्ज का मतलब होता है एक उभार, जो डिस्क के अंदर एक उभार नमूदार हो गया। लेकिन वो इतना नहीं है कि वो जो है ना, जैसे ये नीचे नज़र आ रहा है आपको, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि वो उभार बढ़ के ये डिस्क पूरी अंदर जो है ना, ये जो बीच में जो आपको सुराख नज़र आ रहा है ना, ये जगह, ये जगह, ये जगह, यहाँ से नर्व्स गुजर रही हैं जो इसमें दिखाई नहीं गई। यहाँ से हर दो मोहरों के बीच में से नर्व्स निकल रही हैं जो नीचे जा रही हैं। तो वो नर्व्स यहाँ से गुजर रही होती हैं, तो वो नर्व जो है वो दब जाती है। यानी अगर वो डिस्क बल्ज की वजह से दबी है तो दर्द जो है ना वो हल्का हल्का सा होगा, मॉडरेट होगा, यानी माइल्ड होगा, बल्कि माइल्ड होगा, माइल्ड टू मॉडरेट। लेकिन अगर वो हर्निएटेड डिस्क है, जैसे हर्निया होता है ना, आंत बाहर निकल आती है, ऐसे ये डिस्क पूरी बाहर निकल आई और ये जाके घुस गई इसके अंदर, नर्व को पूरा इसने कंप्रेस कर दिया। अब जो है ना बहुत शदीद पेन भी होगा, पाँव सुन भी हो जाएगा, हो सकता है पूरी टांग बिल्कुल सुन हो जाए, हो सकता है पेशेंट को फील ही ना हो कि मेरी कोई टांग भी है। ऐसी कंडीशन बाज़ औक़ात हो जाती है। तो बहरहाल इस कंडीशन के अंदर ज़्यादातर जो है वो सर्जरी लाजमी हो जाती है यहाँ पर, यानी कि हर्निएटेड डिस्क में ना। लेकिन इसमें कुछ शुरू के स्टेजेस के अंदर हिजामा से भी फ़ायदा होता है, और फिजियोथेरेपी से क्या फ़ायदा होता है वो डॉक्टर साहब बताएंगे, वो मैं नहीं बताऊँगा। तो वो डॉक्टर साहब अपने एंगल से उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें फिजियोथेरेपी कहाँ कहाँ तक काम करती है, किस लेवल पे काम करती है। मैं आपको हिजामा के हवाले से बता रहा हूँ। तो अगर ये हर्निएटेड डिस्क का इशू होता है तो इसमें हिजामा से शुरू के स्टेजेस में रिज़ल्ट आता है। अगर ये एडवांस हो जाए तो फिर नहीं आता। आपको पता चल जाएगा अगर 3 से 4 सेशंस आपने हफ्ते पे किए और रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, पेशेंट को बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसकी डिस्क जो है ना वो हर्निएटेड है, वो बल्जिंग डिस्क नहीं है। और उस केस के अंदर आपको उसको रेफ़र कर देना चाहिए कि भाई आप पहले तो फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखा लें, और ये अभी डॉक्टर साहब से भी हम पूछते हैं कि भाई इसमें फिजियोथेरेपी में कितना रोल है, और वरना फिर उसको सर्जरी के लिए भेज देना चाहिए, खामख़ा उसको तकलीफ़ में मुब्तला ना रखें। तो ये हो गई बात हर्निएटेड डिस्क की। अच्छा, उसके बाद ये नीचे आप देख रहे हैं थिनिंग डिस्क। थिनिंग डिस्क क्या चीज़ है? ये एक्चुअली डिस्क जो है ना ये कोलैप्स हो गई है पूरी, इसके अंदर का जेल जो है वो बाहर निकल गया और ये बिल्कुल ही बैठ गई है, दब गई है, पिचक गई है। और इसके बाद जो है ना, अब इसमें क्या होता है कि जो दो मोहरें हैं, यहाँ से जो नर्व निकल रही है तो वो बाज़ औक़ात दो मोहरों के बीच में आके दब जाती है, और ये इंतहाई शदीद तकलीफ़देह सूरत हाल होती है जिसमें सर्जरी के अलावा कोई और हल नहीं होता। इसमें सर्जिकली जो है वो उसको दूर करते हैं मोहरों को, उनको वापस मिलने से रोकने के लिए बीच में एक प्लेट लगाई जाती है और फिर स्क्रू लगा के उसको रोक दिया जाता है, तो वो बीच का स्पेस जो है वो मेंटेन हो जाता है। तो ये वाला अगर केस हो थिनिंग डिस्क का, तो इस केस में भी हिजामा ना करें, और अगर करना भी है तो आप कर दें, लेकिन पेशेंट को बता भी दें कि भाई ये इससे आर्जी रिलीफ मिलेगा, असल में आप इसके लिए जाएँ, आपको सर्जरी ही करानी चाहिए। MRI की रिपोर्ट से पता चलेगा आपको ये आप MRI में देखेंगे। फिर इसी तरह से बाज़ औक़ात एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि डिस्क डीजनरेशन भी है और उसके साथ साथ ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन भी है। ऑस्टियोफाइट्स क्या होते हैं? ऑस्टियोफाइट्स का मतलब होता है हड्डी की नोकें, और ये हड्डी की नोकें कब बनती हैं हड्डी में? जब हड्डी में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाए हड्डी में, क्योंकि हड्डी जो है ना कैल्शियम, फास्फोरस, 2-4 यानी कि इस तरह की चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। तो मेन कंटेंट कैल्शियम का होता है उसमें। अगर विटामिन डी की जिस्म में बहुत ज़्यादा कमी हो या इस जगह पर ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना हो, तो ब्लड सर्कुलेशन जब ठीक नहीं होती तो विटामिन डी भी वहाँ पर नहीं पहुँचता, कैल्शियम भी वहाँ पर नहीं पहुँचता। हमारे जिस्म में हड्डी जो है ना ये एक ज़िंदा टिशू है। हड्डी जो है वो कोई मुर्दा टिशू नहीं है, हड्डी एक ज़िंदा टिशू है जिसको ब्लड भी चाहिए, जिसके अंदर बाकायदा जो है वो नए हड्डी के सेल्स, जिनको हम ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, वो बना रहे होते हैं नए सेल्स। और इसी तरह से जो मैच्योर हो जाता है तो ऑस्टियोसाइट बन जाता है, वो हड्डी का सेल होता है, ज़िंदा सेल। अंदरूनी हिस्सा जो होता है हड्डी का वो लिक्विड की तरह से समझ लें आप, स्पंज लाइक होता है, और उसके अंदर जो है ना ये फॉर्मेशन हो रही होती है बोन के सेल्स की, जिसको हम ऑस्टियोसाइट बोलते हैं।
जो मैच्योर बोन का सेल होता है वो ऑस्टियोसाइट कहलाता है, उसको बनाने वाले जो सेल होते हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कहलाते हैं। और जो हड्डी का सेल पुराना हो जाता है, जो उसको फिर ख़त्म करने वाले भी सेल होते हैं जिनको ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। तो वो जो है ना पुराने हड्डी के सेल्स को ख़त्म करते रहते हैं, खाते रहते हैं और नए हड्डी के सेल्स को उसकी जगह पर रिप्लेस करते रहते हैं। तो हमारी हड्डियाँ भी जो है हर कुछ अरसे के बाद रिन्यू हो रही होती हैं, उसके अंदर रिसाइकलिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, जैसे हमारी स्किन पे चल रहा होता है। हमारी स्किन भी हर 40-50 दिन में नई हो जाती है। तो कहते हैं ना हराम के एक लुक़मे का असर 40 दिनों तक रहता है। तो ऐन मुमकिन है कि उसके पीछे ये वाली वजह भी हो कि वो असर जो है वो खाल तक पहुंचता है और बिलाखिर जब वो खाल भी झड़ जाती है तो वो असर जो है वो निकल जाता होगा। बहरहाल तो ये ऑस्टियोफाइट क्या होते हैं, ये हड्डी की नोकें होती हैं, इसको बोन स्पर भी बोलते हैं, इसको पैरेट्स बीक भी बोलते हैं। और ये जो है ना फिर ये भी पिंच करना शुरू हो जाती है नर्व को, हड्डी में जब नोकें बन जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए विटामिन डी जो है वो कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन K2 ये हमें पेशेंट को देना चाहिए। इससे क्या होता है, विटामिन K2 जो है ये बिल्कुल बोन स्पेसिफिक है। विटामिन डी जो है ना वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है बॉडी में, लेकिन वो कहीं पर भी डिपॉजिट करवा सकता है। विटामिन डी बाज़ औक़ात जो है वो उसको खून की वेसल्स में भी करा सकता है। तो आपको अगर चाहते हैं कि जो है ना ये आपका डायरेक्टली सिर्फ बोन के अंदर ही डिपॉजिट हो कैल्शियम, तो फिर आप उसको विटामिन डी और K2 का कॉम्बिनेशन दें, जो आजकल अब आना शुरू हो गया, पहले नहीं आता था, अब आता है। ये सनी डी प्रो के नाम से टैबलेट भी आ रही है जो 1 डे वाली है, तो वो दी जा सकती है। तो इसके नतीजे में ये आपका जो कैल्शियम है ये सही जगह पर जाकर डिपॉजिट होगा। हत्ता कि अगर खून की रगों में जाकर डिपॉजिट हुआ हुआ है कैल्शियम, जो कि हो जाता है कई केसेस के अंदर, हार्ट के प्रॉब्लम्स के अंदर भी ऐसा होता है, स्ट्रोक के अंदर भी होता है कि जो हमारी कैरोटिड आर्टरीज़ हैं उसके अंदर कैल्शियम का प्लाक बन जाता है, कैल्शियम उसके अंदर एक क्लॉट बना लेता है। तो ये कैल्शियम को इन रगों में से निकाल कर और बोन्स के अंदर डिपॉजिट करवाता है विटामिन K2। तो ये यानी कि आप उसमें जो है वो देखेंगे पेशेंट के साथ ऐसे कोई इश्यूज़ हैं, डीजनरेशन का मसला है, ऑस्टियोफाइट्स का मसला है, तो उसका हिजामा करें ताकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो। ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगी तो ब्लड के ज़रिए से ही कैल्शियम भी पहुँचेगा, विटामिन डी भी पहुँचेगा, उस जगह की रिपेयरिंग का जो काम है वो तेज़ हो जाएगा। तो हिजामा से हड्डी में भी फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हिजामा से नर्व और मसल के लिए होता है, हिजामा हड्डी के मसाइल के लिए भी होता है, हम ऑस्टियोफाइट्स के लिए भी करते हैं। सर्वाइकल में अक्सर मसला ऑस्टियोफाइट्स का आता है। तो ये जो है ना ये एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है कि डिस्क डीजनरेशन और साथ में ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, ये शो कर दी है कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी मसला है। यानी ऑस्टियोफाइट जो बनते हैं ना, तो ये कंडीशन ही होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटनों में भी होता है, सर्वाइकल में भी होता है और इसी तरह से लंबर में भी होता है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है। बाज़ औक़ात हमारे पास ये सारी कॉम्प्लिकेशंस एक साथ आती हैं। बाज़ औक़ात जो है ना मल्टी लेवल डिजीज़ होती है जिसके अंदर एक मोहरे पे नहीं बल्कि 3-4 मोहरों पे जो है वो डिस्क बल्जेस होते हैं और साथ में ऑस्टियोफाइट्स भी होते हैं और वहाँ पर कर्वेचर तो ज़ाहिर स्ट्रेट हुआ ही होता है, उसी की वजह से ये सब कुछ होता है। हिजामा से इसमें क्या होता है, हिजामा से सबसे पहले मसल्स की ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है, उससे वो मसल्स रिलैक्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन पे वापस आना शुरू होते हैं, उनमें लचक बहाल होती है। उससे क्या होता है कि जो कर्वेचर ख़त्म हो गया था वो कर्वेचर वापस बहाल होना शुरू हो जाता है और जो नर्व दब गई थी, जो डिस्क दबा रही थी, तो वो डिस्क वापस अंदर चली जाती है, नर्व कंप्रेशन ख़त्म हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। और ये हमने हज़ारों पेशेंट्स में देखा है होते हुए। ऐसे ऐसे पेशेंट जिनको सर्जरी रिकमेंडेड थी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा से ठीक हुए हैं। बाज़ औक़ात हिजामा के साथ साथ कायरोप्रैक्टिक की या फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप कॉम्बिनेशन में लेके चलें दोनों चीज़ें, कि आप पहले अपना फिजियोथेरेपी का सेशन करवाएं फिर आप हिजामा कराएं, तो वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके अंदर जो शैटिका में कॉमन वो है कि पाँव सुन होते हैं, खिंचाव होता है, ये उसकी अलामात हैं। पेशेंट ज़्यादा देर एक जगह पे खड़ा हो जाए तो उसका दर्द बढ़ जाता है, थोड़ा सा चलता है तो उसको बैठना पड़ जाता है। तो ये सब अलामात हैं इस बात की कि उसको शैटिका का इशू है। अच्छा, इसमें हम मर्दों को ये कहते हैं, एहतियातें जो हम बताते हैं वो ये हैं कि आपने जो है वो वॉलेट नहीं रखना हिप पॉकेट में, वो रख के बैठना नहीं है। आपने जो है ना कोई झुक के ज़्यादा काम नहीं करना है। आपका बेड बिल्कुल सही होना चाहिए, उसके अंदर झोल नहीं होना चाहिए। आपकी चेयर बिल्कुल कंफर्टेबल होनी चाहिए। आप पीछे टेक लगा के बैठें जब आप अपना काम कर रहे हो ऑफिस वगैरह के अंदर। तो ये कुछ एहतियातें हैं। झुक कर कुछ नहीं उठाना होता है, जो भी उठाएं बिल्कुल सीधा नीचे बैठें और सीधा ही, और ज़रूरत बेहतर तो यही कि ना उठाएं, किसी और से उठवा लें। तो ये आप उसमें एहतियातें हम पेशेंट को बताते हैं कि ये एहतियातें करें। और इसी तरह से विटामिन डी का और विटामिन B12 का भी अपनी उसके अंदर ख्याल करें, उसको भी ज़रा सा बढ़ाएं। अगर विटामिन डी और B12 कम है तो उसको भी जो है वो साथ में अपनी उसमें शामिल करें, या तो डाइट में शामिल कर लें। यानी मिसाल के तौर पे ओमेगा 3 वाली जो चीज़ें हैं वो आप उनको इस्तेमाल करवाएं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली, क्योंकि आपको मालूम है कि जो विटामिन डी है ये एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल का ही एक कंपाउंड है। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है कोलीकैल्सीफेरॉल, तो ये स्टीरॉल्स के कंपाउंड से ही बनता है। स्टीरॉल से मुराद है जो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हैं ये उसी से बनता है।
तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को यानी कि उसको भी मैनेज करना चाहिए और उससे परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए ज़रूरी भी होता है, तो ये वो ज़रूरी वाला कोलेस्ट्रॉल है जो होना चाहिए बॉडी के अंदर। तो उसका एक ज़रिया धूप भी है, जो कि इस कॉलीकैल्सीफेरॉल की इनएक्टिव शक्ल को धूप पड़ने की सूरत में एक्टिव शक्ल में तब्दील कर देती है। तो जिसके लिए हम कहते हैं कि आप धूप लें और धूप के अंदर आप वक्त गुजारें थोड़ा सा, आधा पौना घंटा। इसका अच्छा तरीका तो ये होता है कि उसमें जो है ना आप यानी जो वॉक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। सूरज निकलने के फ़ौरन बाद, सूरज निकलने के बाद जो धूप होती है उसमें आधा घंटा तकरीबन अगर वॉक कर ली जाए तो बहुत अच्छा है। और इसी तरह से उससे आपकी दो फ़ायदे होते हैं, आपकी स्लीप साइकिल भी ठीक हो जाती है और आपका जो है वो, क्योंकि स्लीप साइकिल जो है ना हमारी, यानी जो हमारी जिस्म के अंदर एक घड़ी है जिसको हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ये जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है ये सेट होती है सुबह की धूप से। जब सुबह की धूप हमारी आँखों पर पड़ती है तो उसके नतीजे में हमारी ये बायोलॉजिकल क्लॉक है सेट हो जाती है। जो एंजाइम्स और हार्मोन्स हमें जगाने वाले होते हैं वो उस वक्त में रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। और जब आप उसके हिसाब से, जब आप सुबह में आपने जाग कर ये धूप ली है तो उसके बाद आपको मगरिब तक जैसे जैसे सूरज नीचे जाएगा तो आपको भी नींद आना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी भी रिलैक्सिंग मोड में जाने लगेगी। और जो आइडियल टाइम है सोने का वो हमें पता है हम सबको कि वो इशा के फ़ौरन बाद, इशा पढ़ते ही सोने का हुक्म है, बातें भी ना करने का हुक्म है ताकि दिमाग एक्टिव ना रहे और आदमी की नींद ना उड़ जाए और वो सही टाइम पे सो जाए। क्योंकि अगर उस टाइम पे हम सो जाते हैं तो हमारे जिस्म की बहुत सारी टूट फूट और बहुत सारी मरम्मत का काम वो होता है रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक अगर हम सो रहे हों। अगर ना सो रहे हों तो फिर वो सारे एंजाइम्स और हार्मोन जो उस टाइम पर रिलीज़ होते हैं, जो हमारी रिपेयरिंग करते हैं, वो नहीं होते फिर रिलीज़। तो इसलिए बहुत सारे लोगों की आजकल की जो बीमारियाँ हैं उनका एक बड़ा सबब जो है वो गलत टाइम के ऊपर सोना और जागना है। लोग जो है वो रातों को जाग रहे हैं, रातों को खा रहे हैं और रातों को जो है ना वो उठे हुए और सुबह में दिन में सो रहे हैं। उल्टा हुआ है निज़ाम ज़िंदगी। तो ये जब आप नेचर के ख़िलाफ़ चलते हैं तो उसके नतीजे में फिर आपके जिस्म में बीमारियाँ आती हैं, सेहत चली जाती है। तो ये भी यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो कि सेहत को पायदार बुनियादों के ऊपर जो है वो उस्तवार रखने वाली हैं या उसको कायम रखने वाली हैं। तो ये भी हमें साथ साथ अपने पेशेंट्स को गाइड करनी चाहिए। अच्छा, अब ये तो बात हो गई सारी उसके हवाले से, डिस्क के हवाले से जो हमने बात की है। अब इसके बाद एक और जो मैंने आपसे जिक्र किया था, पिरिफॉर्मिस मसल, इसको पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम भी कहते हैं और इसको सूडोसियाटिका भी कहते हैं। कि जब पेन जो है वो हिप जॉइंट से शुरू हो रहा हो, कि जब पेन ऊपर कमर में बिल्कुल भी नहीं है और वो हिप जॉइंट से शुरू हो रहा है और बिल्कुल उसी तरह की अलामत आ रही हैं जो सियाटिका में आती हैं कि खड़े रहने पे दर्द बढ़ रहा है, खिंचाव हो रहा है, चलने पे दर्द ज़्यादा हो रहा है, बैठने पे आराम मिल रहा है। तो फिर ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये आपका पिरिफॉर्मिस मसल जो हिप जॉइंट के ऊपर होता है तो उसके अंदर से नर्व गुजरती है। तो अगर वो स्टिफ हो जाए, अगर उसमें स्वेलिंग हो जाए, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए कोई चोट लगने से या कहीं ज़्यादा देर सख्त चीज़ पे बैठ जाने से, तो हो सकता है कि वो इस वजह से हो रहा हो। इसके लिए हिजामा में हम इसी जगह पे हिजामा करते हैं डायरेक्टली। सबसे अच्छा पॉइंट इसका ये होता है जो हिप जॉइंट पे लगता है, जो हमारा 54 नंबर है। तो उस केस के अंदर हम फिर इसको सूडोसियाटिका के तौर पर ट्रीट करते हैं। ये हमारे नॉर्मली पॉइंट्स हैं जो कि हम सियाटिका में लगाते हैं। इसमें आपको जो सर्किल हुए हुए नज़र आ रहे हैं, सबसे ऊपर हमारे ये 2 सुन्नत पॉइंट्स हैं 1 and 55। फिर इसके बाद नीचे आप आ जाएँ तो जिस जगह पर जो आखिरी जो जगह है जहाँ पर आप कप लगा सकते हैं वो हमारा 11 नंबर है। और जो दोनों तरफ जो साइड पे जो गढ़े होते हैं थोड़े से ऊपर होते हैं वो इससे, जिसको हम कहते हैं सैक्रोइलिएक जॉइंट्स, तो वो हमारे 12 और 13 नंबर हैं। उनकी लोकेशन जो है वो उनके गढ़ों के ऊपर है। तो हमें अगर L4 L5 को कवर करना है तो फिर हम उसमें ये लगाते हैं 11 12 13। और इसी तरह अगर पेशेंट का L3 L4 का मसला है तो फिर हम 18 नंबर भी लगाते हैं। और बाज़ औक़ात उसमें अगर वो दर्द ज़्यादा होता है तो फिर हम 24 25 भी लगाते हैं। अगर ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर मस्कुलर स्पैज़म है, मसल्स स्टिफ हुए हुए हैं, तो फिर हम इसमें ये सारे पॉइंट्स लगाते हैं, यानी 18 24 25 11 12 13 और 29 30 भी लगाते हैं। 29 30 जो है ये असल में L5 S1 के लिए करते हैं हम, क्योंकि L5 S1 जो है ना वो इस जगह पर आता है, तकरीबन हिप में आ जाता है, तो यहाँ पर कब लग नहीं सकता बीच में, इसलिए हम उसको दोनों साइड से कवर करते हैं। और फिर उस सूरत में अगर हम इसको लगा रहे हैं L5 S1 के लिए तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम 29 और 30 को सेंटर से जितना करीब कर सकते हैं उतना करीब करके लगाएं, क्योंकि टारगेट हमारा सेंटर में, तो सेंटर में भी लग सकता है और ये जो अपनी जगह है इसकी इन जगहों पर भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है अगर आप उसको सेंटर से करीब करके लगाएं। और इसी तरह से जो 54 नंबर है वो यहाँ पर शो नहीं किया गया, वो इस जगह पर है, बिल्कुल जो हिप जॉइंट वाली जगह होती है जहाँ हड्डी होती है, तो ये यानी कि इधर एक पॉइंट है और एक इस तरफ है, 54 राइट और 54 L। तो ये हम जब लगाते हैं कि जब सूडोसियाटिका का मसला हो या फिर पेन जो है ना वो रेडिएट कर रहा हो नीचे L5 S1 से और बाज़ औक़ात L4 L5 से भी कर रहा होता है, तो हम उसमें भी 54 पॉइंट जो है वो अपना हम लगाते हैं। इसके साथ ही जो नीचे के पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 54 भी यहाँ पर आ गया इस जगह पे। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है ना साइड में पेन आ रहा होता है, बिल्कुल साइड में, पीछे नहीं होता, साइड में होता है, तो उसके लिए फिर साइड में ही पॉइंट है हमारा 51 राइट साइड पे और 52 लेफ़्ट साइड पे।
तो ये बिल्कुल जो पेल्विक गर्डल वाली जगह है, हिप जॉइंट वाली जगह है, वहाँ पर ये होता है 51 और 52 यानी कि राइट और लेफ़्ट पे। फिर इसी तरह से जब अगर पेन नीचे रेडिएट कर रहा होता है तो फिर हम उसमें जो थाइस के बिल्कुल मिड का जो पॉइंट है उसका नंबर हमने रखा हुआ है T1R। ये हमारा दिया हुआ नंबर है, वैसे नंबर ये नहीं है, आपको इंटरनेशनली नहीं मिलेगा। तो ये हम इसके अंदर अटैम्प्ट करते हैं T1R। और इसी तरह से 53R जो कि घुटने के बिल्कुल पीछे वाला पॉइंट है। अच्छा, घुटने के जो पीछे वाला पॉइंट है ना, इसको लगाने में हमेशा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बाज़ औक़ात एक सिस्ट बन जाती है जिसको कहते हैं बेकर्स सिस्ट। तो बेकर सिस्ट जो होती है ना, वो एक गुठली सी होती है, वो एक्चुअली साइनोवियल फ्लूइड होता है जो उसके अंदर भरा हुआ होता है, उसमें जमा हो जाता है। तो अगर बेकर सिस्ट बनी हुई है, उसके रप्चर होने का खतरा होता है, तो उसके ऊपर डायरेक्टली ना लगाएं, उससे फिर आप थोड़ा सा ऊपर लगाएं इस पॉइंट को, जिसको हमने नंबर दिया है T2R का या T2L का। ये 53 से ज़रा सा ऊपर है, बिल्कुल ज़रा सा ऊपर। आप समझ लें कि जो पीछे से जो टेंडन आ रहा है ना, ये उस टेंडन की अटैचमेंट के ऊपर है तकरीबन, जो टेंडन है इस जगह के ऊपर, जो इसका हैमस्ट्रिंग का जो टेंडन है। तो यहाँ पर हम उस पॉइंट को थोड़ा ऊपर करके लगा देते हैं। और इसी तरह से नीचे अगर दर्द पूरा जा रहा है, रेडिएट कर रहा है L4 L5 की वजह से, तो फिर ये काफ मसल के ऊपर हमारा पॉइंट होता है 63 राइट और लेफ़्ट। और इसी तरह से नीचे अटकने के बिल्कुल ज़रा सा ऊपर जो है ना, वो है 131 और 132 दोनों आसपास ही हैं। तो ये पॉइंट्स भी लगाए जाते हैं। साइड पे वैसे अमूमन आता है पेन जब L5S1 का मसला होता है, तब आता है, वरना हमें इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अमूमन 63 की ज़रूरत होती है और उसके बाद डायरेक्ट 129 की ज़रूरत होती है, जो इसके अंदर शो नहीं हुआ है। हाँ, वो इसमें शो नहीं हुआ है। 129 आपको पता है जो हमारा पैर का सुन्नत पॉइंट है, ज़हर अल क़दम, तो वो भी हम इसमें लगाते हैं अगर मसला जो है वो L4 L5 पर है। अच्छा, अगर L5S1 पर है तो ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, घुटने से थोड़ा सा नीचे पिंडली के साइड में, वहाँ पर आप हाथ रख के चेक करेंगे तो पेशेंट बताएगा कि यहाँ पर उसको तकलीफ़ होती है। वो L5S1 के अंदर आता है, वहाँ पर साइड पे पेन, तो फिर हम KBS के नाम से हमने उसको नाम दिया है और वो पॉइंट हमारा साइड पर लगता है। और ये पॉइंट्स जो हैं इनको तकरीबन 3 to 7 सेशंस तक रिपीट करना चाहिए। एक हफ्ते के गैप से अगर 3 सेशंस हो जाते हैं तो तकरीबन समझ लें 40-50% तक रिज़ल्ट आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर हम गैप बढ़ाते हैं अगर ब्लड की क्वांटिटी कम हो जाए। जब तक क्वांटिटी कम ना हो 1 हफ्ते का गैप रखें। जब ब्लड की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाए तो फिर उसमें गैप बढ़ाते जाएँ, 2 हफ्ते पे ले जाएँ, उसको 3 हफ्ते पे ले जाएँ, महीने पे ले जाएँ। जब पेन बिल्कुल रिजॉल्व हो जाए और ब्लड भी आना बंद हो जाए तो आप रोक दें उसको। अमूमन जो है वो 3 to 7 सेशंस के बीच बीच में रिज़ल्ट आ जाता है। अगर किसी का मसला हल्का फुल्का सा है तो 3 में ही आ जाता है, बहुत ज़्यादातर केसेस में 3 में आ जाता है। कुछ केसेस होते हैं जो कि 5 और 7 तक भी जाते हैं, वो अमूमन वही कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि उनका डिस्क बल्ज का मसला नहीं होता है, हर्निएशन वगैरह का होता है, तो इस वजह से उनमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता या देर से आता है। तो आपको पूरी कंडीशन पेशेंट की ज़रूर देखनी चाहिए, MRI देखना चाहिए उसका, ताकि हम उसका ट्रीटमेंट जो है वो सही सिम्त में लेकर चल सकें। तो ये कुछ हमारा हिस्सा था आज का जो हिजामा के हवाले से था। अब मैं डॉक्टर जुनैद साहब से भी गुजारिश करूँगा, और उससे पहले अगर कोई सवाल है आप लोग जो मैंने कवर किया है, अगर इससे कुछ पूछना चाहते हैं मुताल्लिक़ तो अब आप पूछ सकते हैं। जी, उसमें मतलब यानी इसकी वजह से आप कह रही हैं कि इसकी, हाँ वो असल में कैसे ये वाली चीज़ें वैसे ये बताएंगे ज़्यादा अच्छी। मतलब ऐसे चलते हैं वो, ऐसे हम तो यूं चलते हैं ना, वो मतलब ऐसे चलते हुए ऐसे। इसकी वजूहत डॉक्टर साहब बताएंगे। वैसे वो पेल्विक गर्डल की वजह से भी होता है, जो डिलीवरीज़ के बाद जो खुल जाता है ना, तो इस वजह से भी एक वो रीज़न भी होती है उसकी कि वो चाल बिगड़ी जाती है। और बाज़ औक़ात जो है वो नी जॉइंट का भी मसला होता है। नी जॉइंट में अक्सर जो है ना, जो मीडियल साइड है वहाँ पर जो है वो अक्सर उनकी डिस्क वो क्या कहते हैं उसको, जो आपकी कार्टिलेज होती है ना, वो वहाँ पर घिस जाती है या बैठ जाती है, दब जाती है। तो ज़्यादातर ये उसकी वजह से भी हो रहा होता है, मतलब उसकी वजह से वो थोड़ा सा अंदर की तरफ को हो जाते हैं, घुटने अंदर वाली साइड पे। और वो उसकी एक वजह फ्लैट फीट भी होती है। ये कई वजूहत होती हैं। तो उसमें तो देखें आप यानी कुछ नहीं कर सकते। अगर वो इस तरह का इशू है ना, तो उसके अंदर तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको, या तो उनकी चाल ठीक करवाई जाए बाकायदा, और उसके लिए फ़िज़ियोथेरेपी में कुछ ना कुछ होता होगा मेरा ख्याल है। हिजामा में नहीं होता उसमें कुछ। जी, सीवियर पेन ना हो, ऐसा हो भी सकता है कभी, लेकिन वैसे अमूमन तो नहीं होता। एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली तो बहुत शदीद दर्द होता है उसमें। तो होता ही है कि दर्द तो होता ही है उसमें, लाजमी होता है। जी,
हाँ, ये अच्छा सवाल किया। मैं सोच रहा था ये कवर करूँगा, फिर वो जहन से निकल गया। आजकल जो है ना एक बड़ी एक कॉमन हो रही है बीमारी जिसका नाम है AVN, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, फीमर हेड जो रान की हड्डी का सिरा होता है, तो उसके ऊपर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो गलना शुरू हो जाता है। और ये हमने देखा है कि ये जो कोविड के बाद से जो है ना ये केसेस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए यंगस्टर्स के अंदर। 30 इयर्स के अराउंड पेशेंट होते हैं इसके, अमूमन हमारे पास भी आ रहे हैं। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा का रिज़ल्ट अच्छा है, सही हो जाता है ये मसला। लेकिन इसमें जो है ना हमें काफ़ी लंबे अरसे ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तकरीबन 8, 10, 15 सेशन तकरीबन चलते हैं उनके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग ठीक हुए हैं। अच्छा, इससे पहले जो आते थे ना केसेस AVN के, वो 7-8 सेशन में हो जाते थे सही, लेकिन जो इसके बाद से आ रहे हैं वैक्सीन के बाद से बहुत रेजिस्टेंट है। नॉर्मली डॉक्टर्स के पास इसका कोई इलाज नहीं होता है, सिंपली वो रिप्लेसमेंट कर देते हैं उसकी पेल्विक गर्डल की या हिप जॉइंट की। हिप जॉइंट जो है ना रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन अब कुछ इसका मैंने सुना है कि वो कोई सर्जरी करके जो है ना वो ड्रिल करते हैं ताकि वहाँ तक ब्लड सप्लाई को बहाल कर दिया जाए, तो उसके लेकिन रिज़ल्ट्स अभी तक कोई मैंने बहुत अच्छे सुने नहीं हैं। तो बहरहाल उसके अंदर हिजामा का अच्छा रोल है, और डिफ्रेंशिएट उसको MRI के अंदर आ जाता है, वो MRI में पता चल जाता है। एक्सरे में भी बाज़ औक़ात रिपोर्ट हो जाता है, अगर अच्छी जगह से कराया जाए तो वो लोग भी बता देते हैं, वरना MRI में उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है। और बाकी ये कि अगर रिज़ल्ट ना आ रहा हो, आप मुस्तकिल आप कर रहे हैं और हिप जॉइंट के ऊपर ही पेन आता है उसका सबसे पहले, तो हिप जॉइंट वाला भी आप कई दफ़ा कर चुके हो, 3, 4, 5 दफ़ा कर लिया हो आपने, और रिज़ल्ट ना आ रहा हो, तो फिर ये अलामत हो सकती है उसकी AVN की। और उसमें पे दर्द रेडिएट नहीं करता है उस तरह जैसे शाटिका में करता है ना। कम से कम पैर सुन तो नहीं होगा, पैर सुन नहीं होगा, क्योंकि उसमें नस नहीं दब रही है, उसके अंदर तो फीमर पे पेन आ रहा है, वो सिर्फ पेन होगा, उसमें नमनेस नहीं होगी। तो इससे भी आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बाकी MRI में पता चल जाएगा। आपने जो ये बताया हेलमेटेड डिस्क और जो है ना बल्जिंग डिस्क, जी, अब आपने उसको ये कहा कि अगर हम हिजामा करते हैं 5 से 7 सेशन में करते हैं, जी, उसका हिजामा से आर्जी फर्क आएगा, उसको मतलब सर्जरी की तरफ ही जाना है। वो मैंने कहा अगर वो जो हर्निएटेड डिस्क है और वो बहुत ज़्यादा है और तो आपने फिर बल्जिंग डिस्क का कहा ना जिसमें जेल जो है आपका निकल आता है। नहीं, जेल नहीं निकलता, वो डिस्क ही थोड़ी सी बाहर को निकल आती है, जेल उसके अंदर ही होता है। वो उसकी वजह होती है कर्वेचर का ख़त्म हो जाना। तो जब कर्वेचर बहाल हो जाता है हिजामा से तो वो वापस चली जाती है अंदर, लेकिन इसमें 1 साल लगता है, ये मैं आपको बताऊं। आप जो है ये हेलमेट जो डिस्क आपने बताई, इसका जो आर्जी इलाज है हिजामा में, हर्निएटेड डिस्क का, हाँ, अगर वो आगे तक पहुंच गई है तो वो मेरे हिसाब से जो मैंने देखे हैं कुछ केसेस ऐसे, तो उसमें नहीं मुकम्मल सही नहीं होता, थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है लेकिन मुकम्मल सही नहीं होता। पास पेशेंट आते हैं ना उनको फर्क नहीं पड़ता, हाँ। 2-2 साल तक करवा रहे होते हैं, लेकिन जो है उनका तो देखें फिर वहाँ पर ना आप उनको मना कर दें। MRI जो है उससे आपको MRI से पता चल जाएगा कि उसमें क्या इशू है। तो हाँ कहीं देखें ना, पेशेंट का टाइम भी ज़ाया हो रहा है, पैसे भी लग रहे हैं उसके। अगर तो फ्री में कर रहे हैं फिर तो करते रहें, लेकिन अगर पैसे ले रहे हैं तो फिर जो है ना फिर उसको रोक दें आप। फ्री में भी कर रहे हैं तो फिर आप फिर भी उसको फ़ायदा नहीं होगा ना, उसको सही इलाज की तरफ गाइड करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो नहीं है हमारे पैराडाइम में, तो हम खामखी में उसमें क्यों हम दावा करेंगे भाई ये भी हो जाएगा, ये भी, हर चीज़ तो नहीं हो जाएगी। तो कोई चीज़ किसी तरीक़ा इलाज में होगी, कोई किसी से होगी। शिफा ज़रूर मौजूद है और इलाज हर बीमारी का मौजूद है, अल्लाह ताला ने रखा है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि सारे इलाज हमारे पास हों। वरना देखें ना, शहद के बारे में भी अहादीस हैं, कलौजी के बारे में भी अहादीस हैं, सना मक्खी के बारे में भी अहादीस हैं। तो वो इसका मतलब है कि सब चीज़ें बताने का मकसद है, किसी को किसी से शिफा मिलेगी, किसी को किसी और से मिलेगी, सबको एक चीज़ से नहीं मिलेगी। जैसे विटामिन डी, B12, K2 में हम कौन सा सप्लीमेंट लेते हैं जिसमें तीनों चीज़ें शामिल हैं? जो विटामिन डी, B12 और K2। सनी डी प्रो जो है ना उसके अंदर 2 तो हैं, विटामिन डी और K2 तो हैं, B12 वो मेरे नॉलेज में नहीं है। मल्टी बायोटा भी एक आती है। इसी तरह से अगर सप्लीमेंट ना लें, हम कौन सी ग़िज़ा लें जिसमें ये तीनों चीज़ें शामिल हैं? देखें, बैलेंस डाइट अगर ली जाए ना, जिसके अंदर आपकी ग़िज़ा के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, प्रोटीन्स भी हों, फैट्स भी हों, तो उसमें सारी चीज़ें हैं। वही तो नहीं है ना आजकल। हाँ। मतलब क्या चीज़ देके ये आपकी रिकवरी हो सके। कुछ देखें चीज़ें हैं जो सुपर फूड्स कहलाती हैं, जिसमें कि बहुत सारे वो बीज वगैरह भी आते हैं, लेकिन मैं बात करूँगा सिंपल चीज़ों की, बिल्कुल जो सुन्नत से साबित है। हर कोई इजीली हाँ, देखें जैतून का तेल वो एक बहुत ही अहम बेहतरीन चीज़ है, खजूर और शहद और कलौंजी, बस यही बहुत है। मतलब अगर यही कोई अगर रूटीन के अंदर अपनी ग़िज़ाओं में शामिल कर लेना रोज़ाना की बुनियाद पे, तो तकरीबन उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और दूध है, दूध भी जो है ना वो एक बहुत अहम चीज़ है जो अल्लाह की नेमतों में से है, जो जन्नत में जिसकी नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, शहद की होंगी। तो ये मतलब वो चीज़ है ना जिसके अंदर यानी हमारे लिए बहुत सारे फ़ायदे रखे गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यानी कि मैं ये कहूँगा कि सिंपल सी बात ये कि नेचर से जितना आप करीब रहेंगे ना, तो उतना ज़्यादा आप सेहतमंद रहेंगे नेचर से। और उसके अंदर सोना जागना भी बहुत अहम है, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना,
और इसी तरह से ज़िंदगी अपनी नेचर के मुताबिक गुजारना है, उसके करीब तर गुजारना, बहुत सारी बीमारियां इसी से ठीक हो जाती हैं। वरना अब मैं अगर सारी चीज़ों का सप्लीमेंट ही बताना शुरू हो जाऊं तो हर चीज़ का सप्लीमेंट आते हैं, वो तो फिर कमर्शियल एक वो है ना, यानी लोग तो चाहते हैं कि भाई उनकी हर एक की चीज़ें बिकती रहें अपनी जगह। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि कम से कम चीज़ों के अंदर अपने आप को ठीक रखें तो ये चीज़ें हैं। सप्लीमेंट से बढ़ा दे कि दवाया ना और ब्याज ना हो, मतलब हर बिल्कुल। चीज़ के लिए ना, जैसे जी जी, मोरिंगा कहते हैं। हाँ मोरिंगा भी है, मोरिंगा भी अच्छा है। जैसे इसका कि हर्ब्स भी तो आप हमें ये कि हमें इस तरह की नेचर की तरफ भी हम जाएं और बिल्कुल। जो है प्योर चीज़ हमारे अंदर रहे। बिल्कुल, हर वही। चीज़ का गोली खाना हर चीज़ का हल नहीं है। जी हाँ, यही जो मैंने अभी चीज़ें बताई ना, ये भी काफ़ी इंशाल्लाह। और मैं दावत दूंगा डॉक्टर जुनैद साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और फिज़ियोथेरेपी से शायटिका का क्या ट्रीटमेंट होता है, और अगर मौका हो तो एक्यूपंक्चर का भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ज़रूर दे दें।